हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत दोस्तों ओएसआई मॉडल को डिस्कस करूंगा। हाँ दोस्तों, जिसमें फिजिकल, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सातों लेयर को आज ही दोस्तों मैं ख़त्म करूँगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, OSI का सबसे पहले बात तो फुल फॉर्म ही आ जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है OSI मॉडल। ठीक है, इनको मैंने एक ट्रिक से सातों लेयर को आपको मैंने बताया था, वो अभी मैं आगे फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले OSI के मॉडल में थोड़ा सा जान लेते हैं। OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI मॉडल ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन से कब दोस्तों 1984 में इसे डेवलप्ड किया गया था। समझ में आया? इसका भी फुल फॉर्म पूछता है और ISO का भी फुल फॉर्म पूछता है। तो यहां से आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिले, एक OSI मॉडल का फुल फॉर्म, एक ISO का फुल फॉर्म। दोनों लगभग सेम है, इसलिए दोनों में फर्क जरूर समझिएगा। OSI मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डाटा या इंफॉर्मेशन कैसे सेंड और रिसीव होती है। मतलब जिस तरीके डाटा जाता है और जिस तरीके दूसरे को प्राप्त होता है डाटा, मतलब सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, वो कैसे सेंड होता है, वो OSI मॉडल का ही काम है दोस्तों। OSI मॉडल के सभी लेयर का अपना अलग अलग टास्क होता है, जिससे कि डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंचता है। ठीक है, OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। प्रत्येक लेयर एक विशेष नेटवर्क फंक्शन करती है। ये नहीं कि सातों का एक ही काम है ऐसा नहीं है दोस्तों। सॉरी, OSI मॉडल पूरे कार को 7 छोटे छोटे प्रबंधनीय मतलब कि 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क में विभाजित करता है। प्रत्येक लेयर को एक विशेष कार्य सौंपा जाता है। समझ में आया? प्रत्येक लेयर स्वनिहित होती हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक लेयर को सौंपा गया कार्य स्वतंत्र रूप से किया जाता है। OSI मॉडल की विशेषताएं क्या है, फीचर क्या है, उनको समझिए कि OSI मॉडल। अब आपको मैं पहले OSI मॉडल को याद कराऊंगा, उसके बाद जो है इस पे चलेंगे। देखिए, आपको मैं हर बार इसके प्रीवियस में भी बहुत बार बता चुका हूं कि आप यहां पे समझिए, आप ST नहीं दे पाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पे आप ST नहीं दे पाएंगे। P मीन्स क्या होता है, फिजिकल लेयर। D मीन्स क्या होता है, डाटा लिंक लेयर। N मीन्स क्या होता है, नेटवर्क लेयर। T मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। S मीन्स क्या होता है, सेशन लेयर। ठीक है, और यहां से देखिए A निकला, यहां से P निकला, तो P मीन्स यहां पे फिजिकल लेयर हो चुका ना, तो यहां पे प्रेजेंटेशन लेयर आएगा। समझिए, पहला फिजिकल ही है, और यहां पे A मीन्स एप्लीकेशन लेयर आएगा। इतना समझ में आया? ST क्या है, स्पीड टेस्ट। आप लोग सभी ऑनलाइन स्पीड टेस्ट देते हो, तो उसी तरीके यहां दोस्तों आप ST नहीं दे पाएंगे। आप बस ये स्लोगन को याद कर लीजिए, हो गया। आप देखिए कितना आसान तरीके से यहां लिखेंगे, समझिएगा। पहला फिजिकल लेयर, पहला क्या आया दोस्तों, फिजिकल लेयर आया। ठीक है, दूसरा आ गया डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। तीसरा क्या आ गया, नेटवर्क लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर। और चौथा क्या आ गया, नेटवर्क लेयर हो गया, और चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा क्या है, सेशन लेयर, और छठा क्या है दोस्तों, छठा बताइए। अब फिजिकल हो गया तो P से दूसरा आएगा प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां आ गया दोस्तों तो एप्लीकेशन लेयर।
सातवां क्या आ गया, एप्लीकेशन लेयर। इतना समझ में आया। अब यहां पे देखिए ये तीन जो नीचे की हैं, ये तीन नीचे की, इसे क्या बोला जाता है, लोअर लेयर। लोअर लेयर, लोअर लेयर, इसी को हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। ये तीन ऊपर की यहां पे, इसे बोलते हैं दोस्तों अपर लेयर। इसे क्या बोलते हैं, अपर लेयर बोलते हैं। ठीक है, अपर लेयर। और इसी को बोलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। और ये बीच वाली दोस्तों इसे बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आगे चलते हैं। ये यहां पे OSI मॉडल की विशेषताएं, फीचर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल को दो परतों में विभाजित किया गया है, ऊपरी परतें और निचली परतें, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। ठीक है, OSI मॉडल की अपर लेयर मुख्य रूप से एप्लीकेशन से संबंधित समस्याओं से संबंधित है। ठीक है, और वे केवल सॉफ्टवेयर में कार्यान्वित होती हैं। मैंने अभी अभी नीचे बताया ना, अपर लेयर लोअर लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे करीब है। एंड यूजर और एप्लीकेशन लेयर दोनों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। OSI मॉडल की निचली परतें मतलब लोअर लेयर डाटा ट्रांसपोर्ट समस्याओं से संबंधित है। डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है। देख लीजिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की सबसे निचली परत होती है, फिजिकल मीडियम से सबसे करीब होती है। भौतिक स्तर पर जानकारी करने के लिए हम फिजिकल लेयर को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हैं। सॉरी, यहां पे देखिए दोस्तों, ये यहां पे जो डायग्राम बना है, देखिए ये पहली लेयर फिजिकल, दूसरी डाटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट चौथी लेयर, सेशन पांचवी लेयर और प्रेजेंटेशन छठी लेयर और एप्लीकेशन सातवीं लेयर। समझ में आया। देखिए, तीन ऊपर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट करती हैं और नीचे के चार, ठीक है, चार लेयर हो गई और ये यहाँ पे तीन लेयर। ठीक, तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क का मतलब ये नेटवर्क को करती हैं और ये होस्ट, यहां से होस्ट आईडी बनती है और यहां से नेटवर्क आईडी। समझ में आया। अब नीचे चलिए, यहां पे देखिए OSI मॉडल की सातों लेयर, ये यहां पे वही चीज दिया गया है। ठीक, यहां पे अब फिजिकल लेयर में आ जाते हैं, पहले वाली लेयर पे, और इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे फर्स्ट लेयर है। इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाते हैं। इस लेयर में नेटवर्क के लेआउट अर्थात नेटवर्क की टोपोलॉजी का कार्य भी होता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करती है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। फिजिकल लेयर की मुख्य कार्यक्षमता दोस्तों, अलग अलग बिट को एक नोड के दूसरे नोड में क्या करता है, एक नोड को दूसरे नोड में प्रसारित करना है। ठीक है, यह फिजिकल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, मीन्स बनाए रखती है, और इसे ये निष्क्रिय भी करती है। यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन को निर्दिष्ट करता है। यह लेयर डाटा ट्रांसमिशन के वे तरीके भी डिफाइन करती है जैसे सिंपल मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड आदि आते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर के कार्य, फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर। यहाँ पे देखिए, लाइन कॉन्फ़िगरेशन,
क्या है दोस्तों, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। यह उस तरीके को परिभाषित करता है कि कैसे दो या अधिक डिवाइसेस को भौतिक रूप से फिजिकली जोड़ा जा सकता है। दूसरा, डाटा ट्रांसमिशन। यह ट्रांसमिशन मोड को परिभाषित करता है, चाहे वह सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स हो, नेटवर्क पर दो उपकरणों के बीच फुल डुप्लेक्स हो। ठीक है, दोनों को ये क्या करता है, परिभाषित करता। अब मैंने आपको हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ये सब बताया था। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला होता है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड समझिएगा, सिंप्लेक्स मोड। देखिए सिंप्लेक्स मोड में वन वे कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए ये सेंडर है, तो ये दूसरी तरफ केवल ब्रॉडकास्ट करता है नेटवर्क को, और इधर केवल श्रोतागण सुनते हैं। ये सेंडर था। ठीक है, मतलब एक ही तरीके, एक तरफ से इसमें कम्युनिकेशन होगा बस। ठीक, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल में क्या आएगा, टीवी आएगा, रेडियो आएगा। ठीक है, रेडियो आएगा, कीबोर्ड आएगा। ठीक है, कीबोर्ड वगैरह आएगा। समझ में आया, ये सिंप्लेक्स मोड है। दूसरे में चलिए, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड को समझिए। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, देखिए इसमें ये है सेंडर और ये है रिसीवर। ये क्या है, ये सेंडर हुआ और इधर हुआ रिसीवर। ठीक है, रिसीवर हुआ, इसको समझिए। इसमें दोस्तों स्लॉटिंग होती है, एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। समझिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है वाकी टाकी। वाकी और टाकी ये किसके पास होता है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के पास होता है। एक बोलता है हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं इस स्टेशन से बोल रहा हूं, तो दूसरा केवल सुनता रहता है। ठीक है, और जब दूसरा बोलता है तो पहला वाला सुनता है। मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, लेकिन स्लॉटिंग होगी। देखिए बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। तीसरा है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड तो आप बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन। उसमें भी टू वे कम्युनिकेशन। पहले वाले में वन वे कम्युनिकेशन। थोड़ा थोड़ा लिख दूं क्या, यहाँ पे देखिए वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें भी टू वे कम्युनिकेशन। जहां से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वो लिख रहा हूं, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन। और यहां पे देखिए टू वे कम्युनिकेशन। दोनों में फर्क अभी बस समझाता हूं। पहले वाकी टाकी वाला तो बता दिया। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें दोनों तरफ बराबर कम्युनिकेशन होते हैं, चाहे वो ऐसे तीर लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये देखिए दोनों तरफ बराबर कम्युनिकेशन होते हैं। ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक, टू वे कम्युनिकेशन में दोनों तरफ से बराबर कम्युनिकेशन होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। ठीक है, देखिए आप एक तरफ से बोलते रहते हैं हेलो दोस्त कैसे हो, आज कंपनी गार्डन चलना है। दूसरा कहता है नहीं यार कंपनी गार्डन है अभी, आज नहीं चलना है, कल चलना है, कल आओ तुम 11 बजे। दूसरा कहता है नहीं यार 11 बजे नहीं, तुम 10 बजे आओ ना, हम 10 बजे चलेंगे। देखिए उसकी बात पूरी नहीं हो रही, दूसरा बात काट दे रहा है। समझ में आया, तो ये होता है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। समझ में आया, यही दोस्तों सेम टू सेम इससे समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन रखा हुआ है, बिल्कुल चले जाइएगा एग्जाम हॉल में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब तीसरा पॉइंट का है टोपोलॉजी। यह नेटवर्क डिवाइस को व्यवस्थित करने के तरीके को परिभाषित करता है। सिग्नल क्या है दोस्तों, यह सूचना प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिग्नल के प्रकार को निर्धारित करता है। आगे चलिए डाटा लिंक लेयर पे आ जाइए। डाटा लिंक लेयर, ओएसआई मॉडल में डाटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर है।
ठीक है, सेकंड नंबर की है, इसे कोई बताने की बात नहीं, उसे जाके बार बार रट डालिए, 3 बार कम से कम वीडियो देखिए, ठीक है, अपने आप रट जाएगा। OSI मॉडल की सेकंड लेयर है, इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। ये वर्ड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डाटा के पैकेट्स को डिकोड तथा इनकोड किया जाता है, तथा यह लेयर यह भी कंफर्म करता है कि डाटा के ये पैकेट्स एरर फ्री हों, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में डाटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं। पहला हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल HDLC और दूसरा PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह परत डाटा फ्रेम के एरर फ्री ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है। यह नेटवर्क पर डाटा के फॉर्मेट को परिभाषित करता है। यह 2 या अधिक उपकरणों के बीच एक विश्वसनीय और कुशल संचार मतलब रिलायबल और इफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से प्रत्येक डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, इसमें 2 सब लेयर शामिल होती हैं। पहला क्या है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। यह पैकेट्स को रिसीव करने के वाले रिसीवर के नेटवर्क लेयर पर ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है। यह हेडर से नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के एड्रेस की पहचान करता है। यह फ्लो कंट्रोल भी प्रदान करता है, ठीक है। अब मीडिया एसेस कंट्रोल लेयर में थोड़ा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट में मीडिया एसेस कंट्रोल लेयर लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और नेटवर्क की फिजिकल लेयर के बीच की दोनों के कड़ी होती है। इसका उपयोग पैकेट्स को नेटवर्क पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? अब डाटा लिंक लेयर के फंक्शन कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। पहला फ्रेमिंग देखिए, डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर की रॉ बिट स्ट्रीम को पैकेट में ट्रांसलेट करती है, जिसे फ्रेम के रूप में जाना जाता है। डाटा लिंक लेयर हेड और टेल को फ्रेम में जोड़ता है। हेडर जो फ्रेम में जोड़ा जाता है उसमें हार्डवेयर डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस पे देख लीजिए, डाटा लिंक लेयर एक हेडर को फ्रेम में जोड़ती है जिसमें एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। फ्रेम को हेडर में लिखे हुए डेस्टिनेशन एड्रेस पर फॉरवर्ड किया जाता है। फ्लो कंट्रोल देखिए दोस्तों, फ्लो कंट्रोल डाटा लिंक लेयर की मुख्य कार्यक्षमता है। यह वह तकनीक है जिसके माध्यम से दोनों तरफ निरंतर डाटा दर मीन्स कांस्टेंट डाटा रेट को बनाए रखा जाता है ताकि कोई डाटा करप्ट ना हो। यहाँ एरर कंट्रोल देखिए, डाटा लिंक लेयर के टेलर में रखी जाने वाली कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब CRC, ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को जोड़कर एरर कंट्रोल प्राप्त किया जाता है, जिसे फिजिकल लेयर पर भेजे जाने से पहले मैसेज फ्रेम जोड़ा जाता है। यह कोई एरर प्रतीत होती है तो रिसीवर करप्टेड फ्रेम के ट्रांसमिशन के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस कंट्रोल, जब 2 या अधिक डिवाइस एक ही कम्युनिकेशन चैनल से जोड़े जाते हैं तो डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी निश्चित समय में किस डिवाइस का लिंक पर कंट्रोल है। आगे देखिए यहाँ पे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की थर्ड लेयर है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य IP एड्रेस प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में जो डाटा होता है वह पैकेट के रूप में होता है और इन पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। यह थर्ड लेयर है जो डिवाइस एड्रेसिंग को मैनेज करता है और नेटवर्क पर डिवाइसेस के लोकेशन को ट्रैक करता है। यह नेटवर्क की स्थिति, सर्विस की प्रायोरिटी और अन्य फैक्टर के आधार पर डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग निर्धारित करता है।
पैकेट को रूट करने तथा और फॉरवर्ड करने के लिए डाटा लिंक लेयर जिम्मेदार होता है। राउटर्स लेयर 3 डिवाइसेस हैं, उन्हें इस लेयर में निर्दिष्ट किया जाता है और इंटरनेटवर्क के भीतर राउटिंग सर्विस प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेटवर्क ट्रैफिक को रूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। नेटवर्क लेयर के कार्य देख लीजिए यहाँ पे। इंटरनेटवर्किंग, यह नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी है कि यह विभिन्न डिवाइसेस के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन प्रदान करता है। एड्रेसिंग देखिए, यह नेटवर्क लेयर फ्रेम के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को जोड़ता है। इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करने के लिए एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। राउटिंग देखिए, राउटिंग नेटवर्क लेयर का मुख्य घटक है और यह सोर्स से डेस्टिनेशन तक के कई रास्ते में से सबसे अच्छा ऑप्शनल पाथ को निर्धारित करता है। पैकेटाइजिंग देखिए, नेटवर्क लेयर फ्रेम को ऊपरी परत मतलब अपर लेयर जो 3 बताया था, जिसमें सेशन और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ठीक है, अपर लेयर से प्राप्त करती है और उन्हें पैकेट में परिवर्तित मीन्स कन्वर्ट करती है। इस प्रक्रिया को पैकेटाइजिंग के रूप में जाना जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी द्वारा हासिल किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की 4th लेयर है। इसमें इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। ये लेयर डाटा के रिलायबल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अर्थात डाटा ऑर्डर में और इरर फ्री पहुंचे, ये इसी लेयर की जिम्मेदारी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में तो 2 तरह से कम्युनिकेशन करती हैं, कनेक्शनलेस में और कनेक्शन ओरिएंटेड में। यह लेयर 4 है। यह सुनिश्चित करती है कि मैसेज उसी क्रम में ट्रांसमिट हो जिसमें उन्हें सेंड किया जाता है। देखिए, जिस क्रम में सेंड किया जाता है उसी क्रम में रहें। अगर इधर उधर हो जाएंगे तो पूरा आप समझ ही नहीं पाएंगे दूसरी तरफ। ठीक है, इसलिए ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डाटा को डुप्लीकेशन ना हो, इस लेयर को एंड टू एंड लेयर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह डाटा को डिलीवर करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करता है। इस लेयर के 2 मुख्य प्रोटोकॉल हैं, उसे थोड़ा समझ लीजिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे आप टीसीपी कहते हैं, ठीक है, और एक होगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी इसे बोलते हैं। ठीक है, पहले ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देख लीजिए। यह एक मानक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सिस्टम को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। यह होस्ट के बीच एक कनेक्शन स्थापित करता है और बनाए रखता है। जब डाटा को टीसीपी कनेक्शन पर भेजा जाता है तो टीसीपी प्रोटोकॉल डाटा को सेगमेंट नामक छोटी इकाइयों में विभाजित करता है। प्रत्येक सेगमेंट कई मार्गों का उपयोग करके इंटरनेट पर यात्रा करता है और वे डेस्टिनेशन पर अलग अलग क्रम में पहुंचते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट को रिसीविंग एंड पर सही क्रम में रीऑर्डर करता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार बार पूछता है। रीऑर्डर कौन करता है? वो टीसीपी करता है। यूडीपी का काम क्या है वो समझिए। यूडीपी एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है दोस्तों। यह एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें रिसीवर किसी भी एक्नॉलेजमेंट को नहीं भेजता तथा पैकेट रिसीव होता है तो सेंडर किसी भी एक्नॉलेजमेंट की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए यह अविश्वसनीय प्रोटोकॉल है। ये क्या है दोस्तों? अविश्वसनीय प्रोटोकॉल है। आगे देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन आगे देखिए। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग को देख लीजिए। कंप्यूटर में एक साथ कई प्रोग्राम चलते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा को ट्रांसमिशन ना केवल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर बल्कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में भी होता है।
ट्रांसपोर्ट लेयर उस हेडर को जोड़ता है जिसमें एड्रेस होता है, समझिए, जिसमें एड्रेस होता है। दोस्तों थोड़ा सा ये मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सा एक फ़ोन रिसीव कर लूँ फिर। हेलो, अभी मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, बस 10 मिनट के बाद। हाँ दोस्तों आ जाइए, जिसे सर्विस पॉइंट एड्रेस या पोर्ट एड्रेस के रूप में जाना जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना और ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है कि मैसेज को सही प्रोसेस में ट्रांसमिट करना है। समझ में आया? आगे देखिए, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, या ट्रांसपोर्ट लेयर को ऊपरी लेयर से संदेश प्राप्त होता है तो यह मैसेज को कई सेगमेंट में विभाजित करता है और प्रत्येक सेगमेंट को एक क्रम संख्या के साथ असाइन की जाती है जो विशिष्ट रूप से यूनिकली प्रत्येक सेगमेंट को पहचानता है। जब मैसेज डेस्टिनेशन पर आ जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज को उसके सीक्वेंस नंबर के आधार पर रीअसेंबल करता है। अब यहाँ पे कनेक्शन कंट्रोल देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर 2 सर्विस प्रदान करती है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस। एक कनेक्शन लेस सर्विस प्रत्येक सेगमेंट को एक व्यक्तिगत पैकेट के रूप में मानती है और वे सभी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए विभिन्न मार्गों में प्राप्त करते हैं। एक कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जो कनेक्शन देता है, ठीक है, कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैकेट देने से पहले डेस्टिनेशन मशीन पर ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ एक कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में सभी पैकेट एकल मार्ग सिंगल रूट में प्राप्त करते हैं। फ्लो कंट्रोल के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर भी जिम्मेदार है। एरर कंट्रोल के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर भी जिम्मेदार है। एरर कंट्रोल सिंगल लिंक के बजाय एंड टू एंड परफॉर्म किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर यह सुनिश्चित करती है कि मैसेज बिना किसी त्रुटि के डेस्टिनेशन तक पहुंचे। अब आता है दोस्तों सेशन लेयर। ये जो लास्ट लाइन मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट लेयर यह सुनिश्चित करता है कि मैसेज बिना किसी त्रुटि के डेस्टिनेशन तक पहुंचे, मतलब एरर फ्री जो होता है दोस्तों वो इसी का काम होता है, एरर फ्री। ये डायरेक्ट ऑप्शन में लिख के आता है, ध्यान रखिएगा। अब सेशन लेयर की बारी है, सेशन लेयर समझते हैं। सेशन लेयर OSI मॉडल की 5वीं लेयर है। सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार कनेक्शन को इस्टेब्लिश, मेंटेन तथा टर्मिनेट किया जाता है। समझ में आया? इस्टेब्लिश, मेंटेन तथा टर्मिनेट किया जाता है। सेशन लेयर के फंक्शन, डायलॉग कंट्रोल। सेशन कंट्रोल यह डायलॉग कंट्रोल के रूप में कार्य करती है जो 2 प्रोसेस के बीच एक डायलॉग बनाता है। यह हम कह सकते हैं कि यह 2 प्रोसेसेस के बीच कम्युनिकेशन की अनुमति देता है जो या तो हाफ डुप्लेक्स है या तो फुल डुप्लेक्स हो सकता है। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन, किसी सीक्वेंस में डाटा ट्रांसमिट करते समय सेशन लेयर कुछ चेक पॉइंट्स को जोड़ती है। यदि डाटा के ट्रांसमिशन के बीच में कोई एरर आती है तो चेक पॉइंट से फिर से ट्रांसमिशन होगा। इस प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन और रिकवरी के रूप में जाना जाता है। अब लास्ट सेकंड लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, उसे समझिएगा। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की 6ठी लेयर है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होती है। इस लेयर का प्रयोग डाटा के इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाए। अब इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ 2 नए वर्ड आए, उसको समझिए। इनक्रिप्शन होता है दोस्तों, हम कोई मैसेज लिखते हैं उसे दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देना जिससे कि हैकर उसे हैक ना करे जब आप उस मैसेज को डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं।
ठीक है, और डेस्टिनेशन पे जाके फिर से वो मैसेज उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए जिसे डेस्टिनेशन वाला उसे रिसीव करे तो पढ़ सके, वो होता है डिस्क्रिप्शन। समझ में आया? आगे चलिए। इस डाटा कंप्रेशन के लिए, इसे डाटा कंप्रेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर मुख्य रूप से दो सिस्टम के बीच आदान प्रदान की गई जानकारी के सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से संबंधित है। समझ में आया? यह एक नेटवर्क के लिए डाटा ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करता है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो डाटा को एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर के रूप में जाना जाता है। अब आइए देखिए प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन क्या हैं। ट्रांसलेशन, दो सिस्टम में होने वाली प्रोसेस इंफॉर्मेशन को कैरेक्टर, स्ट्रिंग, संख्या, नंबर आदि के रूप में आदान प्रदान करती है। विभिन्न कंप्यूटर विभिन्न इनकोडिंग मेथड को उपयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर विभिन्न इनकोडिंग मेथड के बीच अंतर को हैंडल करती हैं। यह सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट में डाटा को एक कॉमन फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। रिसीविंग एंड कॉमन फॉर्मेट को रिसीव डिपेंडेंट फॉर्मेट में फिर से परिवर्तित कर देता है। यहां पे देखिए इंक्रिप्शन जो बताया हूं वही लिखा होगा। प्राइवेसी आया, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए इनक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। इनक्रिप्शन सेंडर ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। यह नेटवर्क पर परिणामी संदेश मतलब राउटिंग मैसेज को भेजता है। समझ में आया? यहां पे देखिए अब कंप्रेशन क्या है। डाटा कंप्रेशन डाटा को कंप्रेस करने की एक प्रक्रिया है, अर्थात यह ट्रांसमिट होने वाले बिट्स की संख्या को कम करता है। जैसे आप व्हाट्सएप में देख लीजिए, कोई इमेज अगर आप भेजते हैं दोस्तों तो वो कंप्रेस हो जाती है अपने आप। पीडीएफ रहती है तो नहीं कंप्रेस होती। अगर आप ऐसे जेपीजी ये सब में भेजते हैं तो वो व्हाट्सएप में वो इमेज कंप्रेस हो जाती है, रिसीवर तक तब पहुंचती है। आप खुद ही देखे होंगे। ठीक है, इसमें आगे देखिए मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और डाटा कंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब एप्लीकेशन लेयर देखिए, लास्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल की लास्ट लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयर के मध्य इंटरफेस कराना है। एप्लीकेशन लेयर इंड यूजर के सबसे नज़दीक होती है। एप्लीकेशन लेयर यह कंट्रोल करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क को एक्सेस करती है। एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क सर्विसेज का उपयोग करने के लिए यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोसेसेस के लिए एक विंडोज के रूप में कार्य करती है। यह नेटवर्क पारदर्शिता, संसाधन आवंटन मतलब नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन आदि जैसे इशूज को हैंडल करती है। एप्लीकेशन लेयर कोई एप्लीकेशन नहीं है, यह एक लेयर है जो कुछ फंक्शन को परफॉर्म करती है। यह लेयर एंड यूजर को नेटवर्क सर्विस प्रदान करती है। आगे देखिए एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन। ठीक है, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस मैनेजमेंट, FTAM। एप्लीकेशन लेयर एक उपयोगकर्ता को रिमोट कंप्यूटर में फाइलों को एक्सेस करने, कंप्यूटर से फाइलों को पुनः प्राप्त करने, रिसीव और दूरस्थ कंप्यूटर में फाइलों को प्रबंधन करने की अनुमति देती है। मेल सर्विस, एप्लीकेशन लेयर मेल फॉरवर्डिंग और स्टोरेज के लिए सुविधा प्रदान करती है। डिस्कवरी सर्विसेज, एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सोर्सेस प्रदान करती है और इसका उपयोग विभिन्न ऑब्जेक्ट के बारे में ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये रहा आपका OSI मॉडल का फुल लेक्चर। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। आगे इसी तरीके दोस्तों अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। ओके दोस्तों।